ओके तो सबसे पहले बात करते हैं WWE के स्टॉक्स के बारे में जिसके प्राइस बढ़ गए। अब अगर आपको नहीं पता थोड़ा सा स्टॉक, तो देखो मैं ज़्यादा घुसूंगा इन चीज़ों के अंदर, सिंपली आपको बताता हूँ। स्टॉक होते हैं कंपनी में, अगर आप पैसे लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हो। और WWE का जो स्टॉक है उसका प्राइस जो है ऐसे $55 के आसपास चल रहा था, लेकिन अचानक से अभी क्या हुआ, अभी ये एक दिन पहले जो स्टॉक के प्राइसेस है वो $10 से बढ़ गए, यानी वो अब चल रहे हैं $65 के आसपास। और जो इसका ऑल टाइम हाई था पिछले 52 हफ्तों में वो था $70 के आसपास। मतलब आप देख सकते हो कि अगर WWE कंपनी अपने पैसे कमाने मुनाफा के हिसाब से देख रही है तो WWE को हर तरफ से फायदा ही हो रहा है। एक वैसे रेडिट के ऊपर ना एक सब रेडिट है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ हुई, जिसने ऐसा एनालाइज किया कि WWE का आने वाले टाइम में कुछ फायदा हो सकता है। तो जब किसी कंपनी के स्टॉक के प्राइस ऊपर जाते हैं उसका मतलब ये कि वो कंपनी बिजनेस के हिसाब से अच्छा ग्रो कर रही है। तो इसका मतलब कि भाई WWE की तो चांदी हो रही है, मतलब एक दिन में 55 से तुम ₹65 पहुंच गए। ऐसा समझ लो कि आज चीनी ₹55 की मिल रही है, कल 65 की हो गई। तो जो चीनी बनाता है उसके तो फायदे ही फायदे हैं ना। तो ऐसा है कुछ यहाँ पर सीन। अब देखते हैं ये प्राइसेस कब तक ऐसे रहते हैं। और मैं इतना खुश क्यों ना इसको लेकर, इसलिए क्योंकि स्टॉक मार्केट इन सब में वैसे मेरा भी इंटरेस्ट है। जब मैंने स्टोरी सुनी हाँ कैसे चीज़ें चलती हैं तो समझ में आया हाँ भैया जो चीज़ें बिहाइंड द सीन चल रही है तो उसका हमको असर इस तरीके से देखने को मिलता है। तो विंस मैकमैन एक दिन के अंदर अपना जो दाम है वो $10 बढ़ा चुके हैं। वो नहीं बढ़ा चुके एग्जैक्टली, लेकिन हाँ उनकी कंपनी का बढ़ चुका है। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ हम लोग चलते हैं। और ये सवाल आप लोगों ने मेरे से बहुत बार पूछा है, भाई क्या हमको द फील्ड और डीमन बैलर की फ्यूड देखने को मिलेगी? और अगर मैं आपसे कहूं कि मिलेगी, ये आपको ऑलरेडी देखने को मिल जाती 2020 के अंदर ही। तो गाइस जो एंड्रू ज़ेरियन है उनसे जब पूछा जाता है कि इस साल समर स्लैम को लेकर क्या हमको मैच देखने को मिल सकता है, फील्ड के क्या प्लान्स होंगे, फील्ड डीमन बैलर ये क्या मैच हो सकता है, तो गाइस उन्होंने इस बात को रिवील किया कि अगर पिछले साल पैंडेमिक वाली सिचुएशन नहीं होती तो समर स्लैम के अंदर ही आपको फील्ड और डीमन बैलर का मैच देखने को मिल जाता। उस टाइम पर हालांकि फिन बैलर एनएक्सटी के अंदर थे, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे जुगाड़ जरूर बैठता। और वैसे भी अभी रिसेंटली आपको पता है फिन बैलर अपने डीमन कैरेक्टर के बारे में खुद बोल रहे हैं कि मैं एनएक्सटी में गया, अब मैं एक तरीके से रीसेट हो चुका हूं और अब शायद मैं फिर से तैयार हूं मेन रोस्टर में आने के लिए भी और अपना डीमन बैलर वाला कैरेक्टर लाने के लिए भी। तो थिंग्स यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग हो सकती है। और ये मेरे ख्याल से ना जब तक मैच ये हो नहीं जाता फैंस को चुल रहेगी, क्योंकि आपको पता है ब्रे वाइट और फिन बैलर की हिस्ट्री भी है। इससे पहले भी हम लोग इनको लड़ते हुए देख चुके हैं। सिस्टर एबिगेल भी आ सकती थी, वो बहुत मतलब 2-3 साल पहले की बात बता रहा हूँ, जब सिस्टर एबिगेल वाली स्टोरी लाइन में चल रही थी। हमने समर स्लैम के अंदर देखा भी था फिन बैलर नॉर्मल वाले बैलर को लड़ते हुए अगेंस्ट फील्ड, लेकिन वो कहानी आगे बढ़ नहीं पाई, लेकिन डेफिनेटली बढ़ेगी जरूर। और जब ये होगी तो मेरे ख्याल से ये उस टाइम पर बेस्ट थिंग होगी WWE प्रोडक्ट के अंदर। नेक्स्ट अपडेट की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं। और भाई साहब तुम्हें ऐसी अप्रिशिएशन अगर अंडरटेकर की तरफ से मिल जाए तो तुम जमीन में नहीं, तुम तो आसमान में उड़ने लगोगे। रोमन रेंज को हर कोई आपको पता है अप्रिशिएट कर रहा है उनके कैरेक्टर के लिए, जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं। ऑब्वियसली उनका काम ही इतना अच्छा है, लेकिन अंडरटेकर ने कुछ ऐसी बात बोली है रोमन रेंज के बारे में जो कि बड़ा सुनकर अच्छा लग रहा है। इवन रोमन रेंज जब इसे सुन रहे होंगे पता नहीं वो कैसा फील कर रहे होंगे। रोमन रेंज के बारे में सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि देखो जब मैं सर्वाइवर सीरीज में आया था, जब उनकी फेयरवेल थी, तो मैंने रोमन रेंज से पर्सनली जाकर कहा था कि भाई तुम्हारी ये जो स्टोरी लाइन चल रही है ना फैमिली वाली जे ऊसो के साथ, ये बहुत ही कंपेलिंग स्टोरी है। और पिछले कुछ टाइम में WWE के अंदर मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं देखा। ये ऑलरेडी मैं आपको बात चैनल के ऊपर बता चुका हूँ, अगर आप लोग एक्टिव चैट रहोगे तो आपको ये बात पता होगी। इवन यहाँ पर उन्होंने पॉल हेमन को भी क्रेडिट दिया। और उसके बाद अंडरटेकर ने रोमन रेंज को लेकर ये बात बोली कि रोमन रेंज के इस कैरेक्टर को देखकर मुझे ये लगता है कि काश मैं भी अपने WWE की प्राइम में होता और मैं रिटायर ना हुआ होता, ताकि मैं इस रोमन रेंज के साथ एक फ्यूड कर पाता WWE के अंदर। भाई साहब ये इतनी बड़ी बात अंडरटेकर की तरफ से बोलना बहुत ही ज्यादा एक अच्छा कॉम्प्लीमेंट है रोमन रेंज के लिए। ऑब्वियसली रोमन रेंज को पता है वो खुद भी कितने अच्छे हैं, लेकिन जब अंडरटेकर की तरफ से ऐसा कॉम्प्लीमेंट मिलता है तो मेरे ख्याल से खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा। और इससे हमको पता चलता है कि रोमन रेंज का वाला कैरेक्टर कितना बढ़िया है, क्योंकि मेरे ख्याल से इस बिजनेस की समझ अंडरटेकर से ज्यादा शायद किसी और बंदे को नहीं है। स्पेशली अगर आप स्टोरी लाइन की बात करो, बुकिंग की बात करो, तो भाई अंडरटेकर का कोई मैच नहीं है। वो आगे जाकर भी WWE के एक बहुत बड़े एसेट होंगे, क्योंकि जो नए नए सुपरस्टार्स अभी बन रहे हैं ना उनको अंडरटेकर ही बनाने वाले हैं। अभी उनका ये भी रोल होगा आगे जाकर। तो ये है भाई सीन। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि अंडरटेकर के इस कॉम्प्लीमेंट के बारे में, इस एप्रिशिएशन के बारे में आपके क्या थॉट्स हैं। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं। और रेने यंग जो कि जॉन मॉक्सली की वाइफ हैं और खुद भी अब वो WWE के अंदर नहीं है, जॉन मॉक्सली भी नहीं है। तो अब ये जो रिसेंटली इतने सारे रिलीज हम लोगों ने देखा ना पिछले कुछ महीनों के अंदर, इसके बाद रेने यंग ने ये कमेंट किया कि जॉन मॉक्सली यानी कि मेरा हस्बैंड यानी हम दोनों मिलके कई बार ऐसी बात करते हैं कि हमने कितने सही टाइम पर WWE कंपनी को छोड़ा। उन्होंने यहाँ पर कहा कि देखो मैं तो 8-9 महीने पहले निकली थी, लेकिन जॉन मॉक्सली काफी टाइम पहले निकल गए। हम अपनी टर्म्स पर निकले कि हमको क्या करियर में करना है। और जिस तरीके से आज के टाइम पर WWE सुपरस्टार्स को रिलीज कर रही है, तुम्हारे पास कोई भी एक तरीके से सिक्योरिटी नहीं है कि तुम्हारा फ्यूचर कब कहाँ कैसे चले जाए। तो हम लोग काफी सही फील
फील करते हैं कि हमने सही टाइम पर, जो हमारे लिए परफेक्ट टाइम था, उस टाइम पर हम लोगों ने WWE को छोड़ा। और इस बात से मैं पूरा अग्री करता हूं। हालांकि मुझे ये तो नहीं लगता कि जॉन मॉक्सली या फिर डीन एम्ब्रोज जैसे सुपरस्टार WWE रिलीज करती, क्योंकि ऑब्वियसली जब वो जा रहे थे कंपनी से, WWE ने ना पूरे ऐसा पंजा रखने की कोशिश करी, ज्यादा से ज्यादा पैसे देने की कोशिश करी, लेकिन मॉक्सली या फिर एम्ब्रोज ने कहा कि नहीं भाई, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे अच्छी स्टोरी लाइन चाहिए। तो हाँ, मॉक्सली जैसा बंदा तो रिलीज नहीं होता, लेकिन फिर भी अब ब्रॉन स्ट्रोमैन जैसा भी रिलीज होगा ये भी किसी ने नहीं सोचा था। तो भाई नेवर से नेवर वाली टर्म आप लोग WWE सुपरस्टार्स के रिलीज होने पर भी कह सकते हो। बाकी मैं तो अग्री करता हूँ भाई, अगर जॉन मॉक्सली और रेने यंग ऐसा सोचते हैं कि उन्होंने परफेक्ट टाइम पर WWE को छोड़ा, अपने करियर के डिसीजन खुद से लिए उन्होंने, तो ये काफ़ी सही चीज़ है। बाकी आप इसके बारे में क्या सोचते हो, कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे ज़रूर बता सकते हो। बॉबी लैशली की बात करते हैं, जो कि हैं हमारे करंट WWE चैंपियन। तो जरा एक स्टैट आपको उनके बारे में बताता हूं कि 100 दिन पूरे हो चुके हैं बॉबी लैशली के एज WWE चैंपियन, और इस बात को एक तरीके से वो सेलिब्रेट भी कर रहे हैं ट्विटर अकाउंट के ऊपर। उन्होंने यहाँ पर एक ट्वीट डाला जो कि आप लोग देख सकते हो। उन्होंने लिखा कि कैसे उनके 100 दिन पूरे हो चुके हैं ऑल माइटी WWE चैंपियन बनकर। उन्होंने कहा कि जो अभी काउंटिंग है ना, ये खत्म नहीं होने वाली, क्योंकि उनका जो रेन है वो अभी तो बिल्कुल भी खत्म नहीं होने वाला है। अभी मैं उस परफेक्ट टाइम का वेट कर रहा हूँ बॉबी लैशली का, कि कब उनका वो एज WWE चैंपियन जो टाइम है वो बिल्कुल पीक हिट करता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अभी तक बॉबी लैशली के साथ कुछ ऐसा हुआ है। एक तो भाई ड्रू मैकिंटायर तुमने चिपका के रखा है बॉबी लैशली को, तो वैसे भी देखने में मजा नहीं आता। तो मतलब मजा क्या नहीं आता यार भाई, एक चीज तुम कितनी बार देख लोगे, उसको देखने में मजा नहीं आता। तो कुल मिला के ये सीन है। और मुझे लगता है कि हेल इन अ सेल के बाद अगर बॉबी लैशली चैंपियनशिप रिटेन कर रहे हैं तो डेफिनेटली उनके लिए कुछ फ्रेश फ्यूड होगी, और शायद फिर उनका जो रन है उसको डेफिनेटली हम लोग एंजॉय करेंगे, क्योंकि ये वही बॉबी लैशली है जिनको हम WWE चैंपियन देखना चाहते हैं। तो अगर हम दोबारा से ये बोलें कि नहीं भाई ये बोरिंग है, तो कहीं ना कहीं यार वो बात फेयर नहीं होगी। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं, और ब्रॉन स्ट्रोमैन भाई WWE से रिलीज हुए, थोड़ा बहुत हल्का होने की उन्होंने कोशिश करी है, और आप लोग इस फोटो के अंदर देख सकते हो ब्रॉन स्ट्रोमैन का नया वाला लुक, जहां पर उन्होंने अपनी वो जो लंबी वाली बियर्ड है उसको हटा दिया है। शेव तो नहीं किया है पूरा, लेकिन उन्होंने जो अपनी लॉन्ग बियर्ड है वो वाला लुक जो है अब ड्रॉप कर दिया है, और इस समय ब्रॉन स्ट्रोमैन इस वाले लुक के साथ है, और साथ में उन्होंने शायद टाइगर भी पकड़ा हुआ है, टाइगर ही होगा ना, हाँ शायद वही होगा। तो इस तरीके से ब्रॉन स्ट्रोमैन अब जो है थोड़ा सा WWE से निकले हैं, तो कुछ अपनी लाइफ में भी नया कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से वैसे भी शायद ब्रॉन स्ट्रोमैन का ये जो लुक था वो इस वजह से भी था क्योंकि वो WWE के अंदर कंपीट कर रहे थे। तो ऐसे WWE के अंदर होता है कि तुम लुक चेंज नहीं कर सकते अपना, ये तो मैंने आपको बताया ही है। हाँ, दूसरी फोटो भी आप लोग इसके अंदर भी देख सकते हो, यहाँ पर भी ब्रॉन स्ट्रोमैन है, मतलब अच्छे ही लग रहे हैं वैसे, कुछ बेकार यहाँ पर नहीं है। हाँ, जिस समय वो पूरा हेड शेव कर आए थे तो हल्के से वियर्ड जरूर लगे थे, लेकिन इस समय तो ऐसा लग भी नहीं रहा कि कुछ अलग किया है ब्रॉन स्ट्रोमैन, जबकि इतनी ज्यादा दाढ़ी कटवा दी है। तो बस ये अपडेट है ब्रॉन स्ट्रोमैन के लुक के बारे में। कैसा लग रहे हैं आपको ब्रॉन स्ट्रोमैन, पहले वाले अच्छे थे या फिर ये लुक अच्छा है, आपके क्या ओपिनियन है इसके बारे में। नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की बात करते हैं, और देखो दिमाग सा घूम गया है मेरा तो पूरा कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, किसका रिटर्न होगा क्या नहीं होगा, ब्रॉक लेसनर का क्या सीन है। तो देखो ब्रॉक लेसनर के बारे में अभी तक मैंने आपको ये अपडेट दी थी, जो कि अभी से कुछ टाइम पहले तक बिल्कुल वैलिड थी, और सारे सोर्सेज की तरफ से ये आ रही थी कि WWE ब्रॉक लेसनर को चाहती है समर स्लैम पेपर व्यू के अंदर। और जो पूरी लंबी सी लिस्ट WWE ने बनाई है ना समर स्लैम को रेसलमेनिया बनाने के लिए, उसमें से एक नाम ब्रॉक लेसनर का भी था, कि वो बंदा जब होगा ना इस पेपर व्यू के अंदर, तब जाकर ये जो समर स्लैम है वो रेसलमेनिया जैसा लगेगा। लेकिन इस पॉइंट पर अब ब्रॉक लेसनर शेड्यूल्ड नहीं है इस साल की समर स्लैम के लिए। और जो मैंने आपसे कहा था ना कि ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस का प्रोग्राम भी WWE बनाएगी, और शायद ब्रॉक लेसनर तब ही आएंगे जब वो रोमन रेंस के साथ फ्यूड करेंगे। तो अगर रोमन रेंस कंपीट कर रहे हैं समर स्लैम में अगेंस्ट जॉन सीना, तो ऐसा भी हो सकता है कि ब्रॉक लेसनर को अभी WWE सेव करके रखेगी कि नहीं लड़वाएंगे तो रोमन रेंस से ही, और जब रोमन रेंस का एक परफेक्ट मौका होगा, शायद वो सर्वाइवर सीरीज हो सकता है, तब जाकर ब्रॉक लेसनर आएंगे और वो रोमन रेंस को फेस करेंगे। तो इस टाइम पर अभी जो लेटेस्ट अपडेट है, समर स्लैम में ब्रॉक लेसनर शेड्यूल्ड नहीं है। अब आपको लग रहा होगा भाई किसी दिन मैं आपको कुछ बताता हूं, किसी दिन मैं आपको कुछ बताता हूं, तो भाई मैं क्या कहूं, मैं भी खुद यहां पर कंफ्यूज हूं। किसी दिन मुझे कुछ रिपोर्ट पता चलती है, किसी दिन मुझे कुछ रिपोर्ट पता चलती है। खैर, अगर आप इस हिसाब से देखो कि अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, मतलब वैसे जब मैं आपको रिपोर्ट्स बताता हूं और कहता हूं भाई ये कंफर्म है, तो फिर तो वो होता ही है, क्योंकि ऑब्वियसली जब वो चीज कंफर्म होती है तो वो फिर होनी होती है। लेकिन इस टाइम पर अब आप ऐसे समझ सकते हो सस्पेंस में है ब्रॉक लेसनर का रिटर्न, कि क्या वो होगा या फिर नहीं होगा। दो ऐसे ना पार्टीज है WWE के बीच, एक चाहती है ब्रॉक को लाना और एक चाहती है ना लाना और रोक कर रखना। तो अब देखते हैं कौन सी पार्टी यहां पर जीतती है, या फिर विंस मैकमैन का क्या फाइनल कॉल होता है। लेकिन फिलहाल ये सारी अपडेट्स है, अभी आने वाले टाइम में और कुछ इसके बारे में डिटेल्स पता चलेगी तब वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन फिलहाल के लिए जो वीडियो थी यहीं तक की थी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दो, इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।